हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कदम से क्रांति की ओर। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? तो आज हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज में। हमने इसका पहला पार्ट कल किया था और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी का मैंने एक दो क्वेश्चन लिया है, एक एक दो टाइप के। तो जल्दी से सेशन में जुड़िए, शेयर करिए सेशन को और सेशन शुरू करते हैं। बाकी आपको पता ही है कि रात वाला जो सेशन चल रहा है आपका मॉडल पेपर 40 क्वेश्चन वाला, वो बहुत जबरदस्त है सेशन। अगर आप उससे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप उससे जरूर जुड़िए। रात वाला सेशन ले लीजिए, 2 पेपर मैंने उसमें करा दिए हैं। अभी आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी डलवा दी है। बाकी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। इसी के साथ सभी भाई बहनों को मेरी ओर से राधे राधे, नमस्कार, नमस्ते और वेरी गुड मॉर्निंग। आज का है सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 होगा अपना, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आंसर जल्दी जल्दी करना है आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस सवाल का आंसर बताइए आप मुझे। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने कल आपको एक तरीका बताया, उस तरीके से हम लोग 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और वो चारों क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं। तो आप इस सवाल का जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सभी बच्चे आगे, बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसे भी, मतलब मेरे लिए गुड मॉर्निंग ही है अभी। हाँ, तो राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए सवाल का सही जवाब बताइए आप क्या होगा। तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि कलम की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक आदमी 100 रुपए में 10 और पेन खरीद सकता है। प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या होगी, आपसे पूछ रहा है। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई कि भाई जो कीमत होती है ना, अगर वो कम होती है तो हम ज्यादा चीजें खरीद पाते हैं। मतलब हमारी खपत और कीमत एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कैसे भाई? कलम की कीमत 20% कम हो गई। अब हम जानते हैं कि 20% की फ्रैक्शन होती है 2/10 या 1/5 भी कह सकते हैं। मैं 10 पे काम करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि 10 से ये क्या हो गई, 8। तो आप ही मुझे बताइए कि अगर कीमत 10 से 8 हो गई तो खपत क्या हो जाएगी, 8 से 10। इसका अपोजिट होगा। मेरे हिसाब से कितनी ज्यादा चीजें आती हैं, 2, और इनके हिसाब से 10 पेन। 2 का मतलब 10, तो 1 का मतलब कितना हो गया, 5। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि पहले कितने पेन आते थे तो आप बता सकते हैं। अब कितने पेन आते हैं ये भी आप बता सकते हैं। तो पहले कितने आते थे पेन, तो 40 आते थे, अगर आपसे पहले के बारे में पूछे। और आपसे पूछे आज कितने पेन आते हैं तो भी बता सकते कि सर 50 पेन आते हैं। तो आप यहां से पेन की संख्या भी निकाल सकते थे। अब आते हैं नई कीमत क्या होगी। तो नई कीमत कैसे निकालेंगे भाई? अगर नई कीमत की बात करें तो आपको पता है कि आज हमें 50 पेन मिले हैं 100 रुपए में। तो 100 रुपए में 50 पेन मिले तो कितने रुपए हो गया भाई कीमत? 2 रुपए का 1 पेन हो जाएगा। 2 रुपए का 1 पेन हो जाएगा मेरे भाई। तो 2 रुपए का 1 पेन इज द राइट आंसर। 2 रुपए का 1 पेन सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कैसे कह रहा है, 66 क्वेश्चन है, मतलब अभी हमारे 27-28 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो थोड़ा सा स्पीड में अगर हम करें तो शायद से टाइम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सवाल देखिए, इतना सा क्वेश्चन आ गया, इतना सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया। एसएससी सीजीएल 2017 में सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि के कारण एक ग्राहक 16 रुपए में 4 सेब कम खरीद सकता है। एक सेब की कीमत क्या होनी चाहिए, एक सेब की मूल कीमत क्या होनी चाहिए? बच्चा 33 सही 1/3%। क्या 33 सही 1/3%? इसके फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3।
इसके फ्रैक्शन क्या होती है 1/3। मान लीजिए कि आपकी कीमत 3 रुपए थी, तो आज बढ़कर कितनी हो गई 4। तो आपकी जो कीमत है वो 3 से 4, तो आप ही बताओ चीजें क्या हो जाएगी 4 से 3, है ना। तो ये आपकी कीमत है, और यहां पे चीजें यानी कि खपत भी हम कह सकते हैं, इस चीज को खपत भी हम लोग इसको कह सकते हैं। भाई मेरे हिसाब से कितने कम सेब आ रहे हैं 1, और इनके हिसाब से 4 सेब के बराबर है। तो पहले कितने आते थे तो 16, आज कितने आते हैं तो 12। जो भी आपसे पूछे मतलब निकाल सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाते हैं, सर मूल कीमत बता दीजिए। क्या बता दीजिए, मूल कीमत बता दीजिए। सर मूल कीमत क्या होगी। मैंने कहा देखिए आप 16 सेब खरीद कर लेकर आते हैं, कितने रुपए में भाई 16 रुपए में। आपके पॉकेट मनी जो है, आपकी पॉकेट मनी कितनी है 16 ही रुपए। आपके पास 16 रुपए पहले भी थे, आज भी है। तो मैं कहूंगा 16 रुपए में 16 चीजें अगर आती है तो बताओ कितने रुपए की पड़ गई। एक सेब कितने का 1 रुपए, या 100 पैसे भी कह सकते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। और जो आज का सेशन है, मतलब आज के सेशन से जो क्वेश्चन है ना बच्चा, यही सवाल आपके आते हैं परसेंटेज में, यही क्वेश्चन आपके आते हैं परसेंटेज में। बिल्कुल सही, 100 आंसर आ रहा है, सभी बच्चों का आंसर 100 आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं क्लास तो टाइम से चलिए, लेट नहीं चलिए, क्लास अपने टाइम से चलिए, मतलब अभी चलिए। कुछ क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए थे इसके कल। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब आज का ये सबसे गर्मा गर्म सवाल है, जो आपके मतलब किसी भी एग्जाम की बात करें तो आप इसको देखते ही देखते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन बन गया है जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। अब इस क्वेश्चन के जो तरीके हम इससे पहले लगाते थे, कोई एलिगेशन लगाता था, कोई कुछ करता था, लेकिन मैंने इसका अपना एक तरीका देखा, और वो है जेएसएम वाला तरीका। अगर आप जेएसएम वाले तरीके को परसेंटेज में ही समझ जाएंगे तो आप इसका यूज देखते हैं रात वाले सेशन में कई सारे क्वेश्चन जेएसएम वाले तरीके से बनते हैं। फिर भी अगर आप जेएसएम को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो आप सर्च करिएगा जेएसएम बाय मोहित सर, आपको 3 वीडियो मिलेगी और उसको पूरा कॉन्सेप्ट आपको उसमें समझ आ जाएगा। तीनों वीडियो को डाउनलोड करके देख लीजिएगा, आपको जेएसएम का पूरा गेम समझ में आएगा। राजू की आय उसके वजह से 20% अधिक है। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि भाई खर्च क्या होगा, एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, एक्सपेंडिचर, और सेविंग कितनी होनी चाहिए, और इनकम आपकी क्या होनी चाहिए, आप ही बताओ। भाई आपको पता है कि 20% की फ्रैक्शन होती है बच्चा, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, है ना। राजू की आय उसके वजह से, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, और मेरे भाई ये हो गई आपकी इससे एक ज्यादा क्या हो गई, इससे एक ज्यादा आपकी हो गई इनकम। तो एक ज्यादा इनकम हो गई तो मतलब इनकम कितनी 6, तो सेविंग कितने की होगी 1 रुपए की सेविंग की होगी। बात सही है, बताइए। अरे 1 रुपए की सेविंग की होगी या नहीं की होगी बताइए। भाई 1 रुपए की सेविंग, 5 रुपए का खर्च और टोटल इनकम 6। आगे आ जाते हैं, यदि उसकी आय 60% बढ़ा दे और उसके व्यय में 70%, तो मेरे भाई आय को कितना बढ़ाया गया, बस इस चीज को देखिए। आप ये देखिए कि उसकी आय में कितना चेंज हुआ है। आपने देखा कि 60% का चेंज है। अगर आय में 60% का चेंज है तो इसका मतलब इनके खर्च में भी 60% बढ़ाए जा सकते हैं, इनकी बचत में भी 60 रुपए बढ़ाए जा सकते हैं। इस बात को याद रखिए, जो चीज आय के साथ होगी वो सबके साथ हो सकती है ना। अब देखो भाई, आपने यहां पे एक चीज देखी क्या कि भाई इनका जो मतलब खर्च की बात करें वो कितना बढ़ा 70%, जबकि 60% ही बढ़ना चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं। फिर भी आप देखिए कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा। अब ये 10% ज्यादा कितनी जगह है भाई, ये 5 जगह 10% ज्यादा, तो मैं इसको कह सकता हूं 5 ढाई 50% ज्यादा।
अगर ये 50% ज्यादा है तो इसका मतलब ये वाला नंबर 60% नहीं बड़ा होगा बल्कि 50 कम बड़ा होगा। 50 कम बड़ा होगा तो क्या गया, प्लस का 10 आ गया, मतलब ये 10% इंक्रीमेंट है सवाल का सही जवाब। ये केवल 10% ही बढ़ पाया क्योंकि इसके हिस्से का 50% कोई और बढ़ गया, इसके हिस्से का 50%, क्योंकि इसे भी 60 बढ़ना चाहिए था, इसे भी 60 बढ़ना चाहिए था, ये खुद भी 60% बढ़ा है, लेकिन ये 60 से 10 ज्यादा बढ़ा, यानी कि टोटल 50 बढ़ गया। अगर ये टोटल 50% ज्यादा बढ़ गया मेरे भाई, तो याद रखिए कि ये 50 नहीं बढ़ेगा, इसके हिस्से का 50 ये बढ़ गया, तो ये 50 कम बढ़ेगा इतनी जगह। तो कितना आएगा आंसर भाई, 10 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम नहीं होगा बढ़ेगा बच्चा, कम नहीं होगा बढ़ेगा, क्योंकि ये प्लस का 10 आया है, 60 में से 50 गया तो कितना आया, प्लस का 10, तो बढ़ेगा कम नहीं होगा, इस बात को याद रखिए। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41। जरा इसको देखिए, अब इसी तरह से करके बता दीजिए, इस सवाल को इसी तरह से करके बता दीजिए, इस क्वेश्चन को इसी तरह से करके बता दो कि भैया ये सवाल कैसे कह रहा है। एक व्यक्ति 2/3 आय खर्च करता है, 2/3 आय खर्च करता है का मतलब अगर मैं 2/3 की बात करूं तो ये हो गया भाई, और 2/3 खर्च करता है मतलब इतना हिस्सा वो खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर है, और ये क्या होगी, इनकम। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई तो समझ लेना किस में भी 14 हो सकती है और खर्च बचत में भी 14 हो सकती है, लेकिन उसके व्यय में 20% का इंक्रीमेंट है, उसके व्यय में 20%, जबकि होना कितना चाहिए, 14 है, कितना 20, यार ये गलत है, ये 6% ज्यादा है, और 6% कितनी जगह, 2 जगह, तो 6 दूनी 12, तो 14 में से 12 घटा दो, 2 सवाल का सही जवाब। ये एकदम आसान तरीका होता है, बट मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में यहां पे बता रहा हूं, इस बात को समझिए। एक्सपेंडिचर, सेविंग और टोटल हो गया बच्चा इनकम, क्या हो गई, इनकम। अब ध्यान से देखिए, आपको यहां पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर कितना होगा 2 और इनकम कितनी होगी 3। अगर 3 रुपए में से 2 रुपए खर्च कर दिए जाए तो कितने बचेंगे, 1 रुपया बचेगा सर, 1 ही रुपया बचेगा। चलिए यहां तक किसी को कोई परेशानी, आप कहेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। अब मुझे बताइए कि इनकी जो आय है वो कितनी है, 3, और इसमें इंक्रीमेंट कितने का है, 14%, मतलब ये वाली वैल्यू 14% बढ़ेगी, तो मतलब ये भी 14 बढ़ेगी, ये भी 14 बढ़ेगी, बट लेकिन ये जो खर्च है ये कितना बढ़ गया, 20, और 14 से 20 कितना ज्यादा होता है, 6, तो ये 6 बढ़ गया, मतलब कितनी जगह, 2, तो ये प्लस का 12% है। इसका मतलब ये नंबर जो 14 बढ़ना चाहिए था वो कितना कम बढ़ेगा, 12, क्योंकि ये बढ़ गया इसके हिस्से का, तो आंसर क्या हो गया, 2%। अगर बात क्लियर है सभी को, अगर चीजें एकदम क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके बताइए, लाइक करके बताइए। 1500 लाइक का टारगेट रखता हूं, यस सर एकदम डन है। अब हम सवालों को सोच के भी कर सकते हैं, यह है जेएसएम वाला तरीका, क्या यह है जेएसएम वाला तरीका, लिख लीजिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चा, थोड़ा सेशन और शेयर करिए। इस सेशन के बगैर आप रात वाला सेशन नहीं कर पाएंगे, अगर आपको पहले से मैथ नहीं आती है तो। अगर आपको रात वाला सेशन लेना है, मतलब जो रात को चल रहा है बच्चा, इस सेशन के बगैर आप उसे नहीं कर पाएंगे अगर आपको पहले से मैथ नहीं आती है। ये सवाल देखिएगा जी सर, क्लियर है। और जिसको अभी भी थोड़ा बहुत मतलब क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बस इतनी सी बात कहूंगा, एक बार 2-3 क्वेश्चन जो भी आपको ये लगे कि सर ये वाला सवाल तो समझ नहीं आया, उससे अगले वाले सवाल को एक बार सुनेंगे। 2 क्वेश्चन अगर लगातार सुनेंगे ना, तीसरा सवाल खुद कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि कभी भी भरे हुए गिलास को भरा नहीं जा सकता, खाली होना पड़ता है। तो कुछ सीखना है तो आपको पहले से खाली होना पड़ेगा भाई। आ रही है बात समझ में? इस सवाल का सही जवाब बताइए। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। एसएससी सीजीएल 2019, एसएससी सीजीएल 2019 का ये प्रश्न है, बताइए।
इस सवाल का सही जवाब बताइए। अब देखिए भाई, ये सवाल इतना सा कह रहा है सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। लो भैया, हमने खर्च करवा दिया इसका, तो बचत कितनी होगी ये बता दो। अरे भाई, खर्च करेगा, बचत भी होगी कुछ, और आय टोटल बन जाएगी। क्योंकि आय बराबर क्या होता है भाई, आपकी आय क्या होती है भाई, आपने कितना रुपए खर्च कर दिया और जो बच गया दोनों को जोड़ दो, आय बन गई। मतलब कितने रुपए आपकी सैलरी एक महीने की। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 75% खर्च करती है, प्रतिशत मतलब 100, मान लेते हैं 100 रुपए इसकी आय है, 100 रुपए कमाती है, 75 उड़ाती है, तो बचाती कितनी है 25। सिंपल। अब ध्यान से देखिए, इसे एक रेशियो में काट दीजिए, तो 25 दिए 75, 25 से कम 25 और 25 चौका 100। अब ध्यान से देखिएगा, यदि उसकी आय 20% बढ़ गई तो मेरे भाई आय कितनी बढ़ गई 20%। अगर इसकी आय 20% बढ़ी है तो इसका मतलब क्या होगा, सारी चीजें 20% बढ़नी चाहिए, सबके सब 20% बढ़ना चाहिए। मतलब ये भी 20% बढ़ना चाहिए, ये भी 20% बढ़ना चाहिए बच्चा। अब देखो ध्यान से, जिसको 20% बढ़ना चाहिए वो 1% कम हो गया, जिसे 20% बढ़ना चाहिए वो 1% कम हो गया, क्योंकि आय ने बोला कि भाई 20% चीजें बढ़ेगी। अब ये कह रहा है कि मैं तो 1% कम हो गया, 20% ज्यादा होना चाहिए, 1% कम। टोटल डिफरेंस बताओ, 20 होना चाहिए, 1 कम हो गया, टोटल डिफरेंस 21 का, तो 21% कम है ये। माइनस का 21% कम, तो -21 हो गया। अब मुझे बताओ, अगर ये 21 कम बढ़ा तो इसका मतलब ये ज्यादा बढ़ा होगा। कितना, खुद के लिए 20 बढ़ा ही होगा और साथ में इसके हिस्से का 21 भी यही बढ़ गया होगा। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा, 27% इज द राइट आंसर। 27% इज द राइट आंसर। 27% सवाल का सही जवाब है। 27% सवाल का एकदम सही जवाब है, एकदम करेक्ट जवाब है बच्चा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से समझेंगे, ठीक है बच्चा, एकदम समझ में आएगा। ये जेएसएम तरीका है, किसी को थोड़ा बहुत एकदम नया सा लग सकता है, बट अगर आप इसे 2 सवाल समझ गए ना तो आपके आगे चल के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितना भी आप समय लेते हैं, चाहे एवरेज के क्वेश्चन हो चाहे परसेंटेज के क्वेश्चन हो, बहुत बड़े बड़े सवालों को ये मात्र चुटकियों में कर देता है, एकदम ऐसे खत्म। ये सवाल देखिए, इतना सा क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। इस सवाल को थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए। ये सवाल देखिए, इस सवाल को आप खुद करके बता सकते हैं। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। चलिए भैया, मोनिका अपनी आय का खर्च कितना करती है, अब आप अपनी कॉपी में करके देखो। जिसको चीजें समझ में आ जाए वही सेशन को तुरंत लाइक करके बता देना यस सर डन है। एकदम मजा आ गया, एकदम शानदार चीजें आपने मुझे समझा दी है। देखो 72% खर्च करेगी, प्रतिशत मतलब 100, और यहां पे कितने रुपए बचाएगी आप ही बता दो। तो आप कहेंगे सर 28। कितना बचाएगी 28। आप इसे एक अनुपात में काट दीजिए, मतलब आप इसे एक अनुपात में कैसे काटेंगे, 4 से काटेंगे 18, 4 से काटेंगे 7 और 4 से काटेंगे मेरे भाई 25। 4 से काटेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा 25। आगे चलते हैं, ध्यान से समझना बच्चा, एकदम आसान है। उसकी आय में 20% की वृद्धि। और एक बात याद रखना, मतलब ये घर का सबसे जिम्मेदार आदमी है कौन, ये वाला। इन आदमियों ने जो डिसीजन ले लिया वो पूरा परिवार मानेगा। क्या मानेगा, पूरा परिवार। जैसे होता है ना कि कंबाइंड फैमिली में जो बड़ा आदमी बोलता है वो सबको करना होता है, तो ये भी अपने परिवार का सबसे पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर ये फैसला लिया कि भाई हमारी जो आय है वो 20% बढ़ी है, तो सारी चीजें हम 20-20% बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, सारी चीजों को 20-20% हम बढ़ा सकते हैं। ये पूरी फैमिली ने मिलकर फैसला अपना ले लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसकी बचत में 15% की वृद्धि हुई। यार देखो, जो चीज 20% बढ़ सकती थी वो केवल अगर 15% बढ़ेगी तो कितना कम बढ़ेगी, 5। और ये क्या है, बचत। तो बचत केवल 5% कम बढ़ पाई।
तो चलिए, तो ये कितना होगा 35%। अब इसका मतलब ये नंबर अपने लिए 20 भी बड़ा होगा और इसके हिस्से का 35 भी ये खुद ही बड़ा होगा। तो आप इसे 18 से भाग दे दो, मतलब 18 दूनी 36, एप्रोक्स 2 के आसपास जा रहा है। तो 20 में 2 बढ़ाएंगे, मतलब आपका आंसर 21.9। 21.9 इज द राइट आंसर। 21.9 इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? जिसको मजा आ जाए बता देना यस सर, आई एम फीलिंग बेटर देन प्रीवियस वाला घंटा, है ना? जिसको महसूस हो जाए यस सर, नाउ आई एम फीलिंग बेटर देन प्रीवियस डे, देन यू कैन लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला आसान सवाल देखिए, इजी से भी आसान क्वेश्चन, इजी से भी आसान एकदम। 35 कैसे आ गया बच्चा? देखो 35 ऐसे आ गया। आप मुझे बताओ भाई, परिवार ने फैसला लिया कि सब चीजें 20 बढ़ेगी, आपने परिवार की बात नहीं मानी, आपने चीजों को केवल 15% बढ़ाया, जबकि 20 बढ़ाना चाहिए। तो आपने 5 कम बढ़ाया, और कितने आदमियों ने? 7 आदमियों ने। तो 5 7 जगह करेंगे तो 35। आ रही है बात समझ में? थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, मतलब ऐसे जल्दी से एकदम प्यार नहीं होता मुझसे, थोड़ा टाइम लगता है। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के। चलिए इसमें भी जेएसएम तरीका लगाएंगे, देखते हैं सवाल कैसे आप करते हैं। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां। मेरे भाई इस 45 से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा अगर यहां 40% हमें पता है, और मेरी पूरी कक्षा क्या हो जाएगी? बीजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझेंगे। मैं कहता हूं 40% अगर लड़कियां, तो प्रतिशत का मतलब 100, तो लड़के कितने होंगे मेरे भाई? 60, और टोटल हो जाएगा 100। आगे बढ़ जाते हैं। आप इसे एक रेशियो में भी काट सकते थे, मतलब ये 2 लिख दे, ये 3 लिख दे, और ये हो जाएगा 5। अब ध्यान से आगे बढ़िए। लड़कियों के अंकों का औसत है 64, 64 मतलब, और लड़कों का औसत है 60। तो पूरी कक्षा के अंकों का औसत बता दो। मैंने ये सवाल भी काफी अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। भाई एक बात बताओ, लड़कियों के अंकों का औसत कितना है? 64, और लड़कों का औसत कितना है? 60। अब यार इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो भाई हम अपने हिसाब से फैसला लेते हैं, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उसको मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 60। मैंने मान लिया, अरे भाई हम मैथ के स्टूडेंट है तो हम मान सकते हैं, बाकी को हक नहीं दिया हमने। मान लिया हमने कि भैया हमारा औसत केवल 60 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 60। ये हमने माना है, वैसे फिक्स नहीं है, बट हम मान सकते हैं, मैथ के स्टूडेंट है, काफी अच्छा लगता है ऐसा। चलिए तो 60 है तो ये कितना ज्यादा है? 4। अभी ये 4 ज्यादा कितने का है? लड़कियों का है 4। तो देखो 4 2 जगह ज्यादा हुआ तो कितना हो गया? प्लस के 8। मतलब हमारे पास अभी भी 8 रुपए ऐसे हैं जिसको हम फिर से बांट सकते हैं। पहले हमने 60 चीजें सब में बांट दी, अब हमारे पास 8 रुपए और बचे हैं जो अभी भी हम किसी में चाहे तो बांट सकते हैं। तो किस में बांटेंगे? सारे परिवार में बांटेंगे। 5 से भाग दे तो हो जाएगा 1.6 और 60, यानी कि 61.6 इज द राइट आंसर। 61.6 इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? 61.6 इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे 45। क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से देखेंगे, और इसमें भी जरा इसी तरह से बता दो कि इसमें हम लोग कैसे करें, इस क्वेश्चन में क्या करें। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देख के मुझे एक बार बता दीजिए। चलिए बच्चा, 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए, और 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? ये आपसे जानना चाहता है। ये आपका थोड़ा क्वेश्चन कैसे आ रहा है कि भाई 50 छात्र की कक्षा, और 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए, जिसमें से 25 छात्रों ने 60% और 24 छात्रों ने औसत 80। तो बता दीजिए कि अंतिम छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। आ रही है बात समझ में? इस सवाल का सही जवाब 8 कहां से आया? भाई 4 की गुना 2 से करना जानते हैं आप?
हाँ जी बच्चा, तो इस सवाल को आ जाते हैं, ये सवाल देख के बता रहे हैं आप लोग आंसर 60 और 80, मतलब दो तरह के आंसर आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, एक तो 80 बता रहा है, एक 60 बता रहा है। दिक्कत है बड़ी, दिक्कत बड़ी है, तो समस्या इस समस्या का समाधान उतना ही छोटा करते हैं। मतलब हमारी कक्षा टोटल 50 छात्रों की है। कितने छात्रों की बच्चा? टोटल हमारी कक्षा में 50 छात्र होंगे, जिसमें से पहले 25 की बात करें तो औसत कितना होगा? 60। अगर अगले 24 की बात करें तो हमारा औसत कितना होगा? 80। और एक अंतिम छात्र बच गया जिसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा, और मुझे बस केवल अभी तक इतना ही पता है कि मेरी अगर पूरी कक्षा की बात करें तो औसत कितना होना चाहिए? 70। मतलब मेरे पूरे परिवार ने यह फैसला लिया कि हमारे जो औसत अंक है वो 70% आए भाई, तो मतलब तुम्हारे भी 70 होने चाहिए थे, तुम्हारे भी 70 और तुम्हारे भी 70, तभी जाके ये फैसला लिया जा सकता है। मैंने कहा भाई आसान है चीजें, बहुत बढ़िया आपने मुझे बताया। सर 70% होंगे तो मतलब ये भी 70 होना चाहिए था, कितना कम रह गया? ये रह गया बच्चा 10 कम, तो 25 जगह 10 कम कर दो तो 25 ढाई 250, 250 माइनस का। बच्चा अगले वाले 24 छात्रों की बात करते तो औसत कितना है? 80। बच्चा 70 से 80 कितना ज्यादा है? 10। भाई सबने फैसला लिया 70 का, तो ये कितना ज्यादा? ये 10 ज्यादा है, तो मतलब कह सकते हैं प्लस का 240। भाई 24 ढाई 240। अब ध्यान से देखिए, इसके पास 250, इसके पास 240, मतलब फाइनली देखिए तो माइनस के 10। इसका मतलब ये बंदा अकेला ऐसा है जिसके पास खुद के 70 भी है और इनके हिस्से के 10 भी है, यानी कि सवाल का सही जवाब हो जाएगा 80% इज द राइट आंसर। 80% इज द राइट आंसर। 80% सवाल का एकदम सही जवाब बच्चा। आ रही है बात समझ में? 80% इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझेंगे इस बात को, एक बार फिर से समझेंगे। भाई पूरी कक्षा का जो औसत है वो कितना होगा? 70%। मैंने कहा ठीक है, तो जिसमें से पहले 25 का कितना आया? तो पहले 25 का आया 60, जबकि आना 70 चाहिए, क्योंकि पूरे परिवार ने फैसला लिया भी 70% अंक होंगे। लेकिन ये कहते हैं नहीं सर हमारे तो 60 ही रह गए, तो कितना कम? 10 कम, 25 जगह तो माइनस का 250। ये 10 ज्यादा कितनी जगह? 24 जगह, तो 240। फाइनली मैंने देखा कि 10 की कमी है, अगर इनके पास 10 की कमी तो इनका हिस्सा कोई और ले रहा होगा, और कितने बंदे? केवल एक ही बंदा ले रहा है, अपने हिस्से का तो ले रहा है, इनका भी मार के बैठा है। वेरी डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन का आंसर बताइए। यह सवाल आपसे कैसे कह रहा है? इस सवाल का सही जवाब मुझे बता सकते हैं आप लोग? ये सवाल कैसे करेंगे? चलिए बच्चा इस सवाल का सही जवाब बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। अब ये सवाल तो मतलब इतना आसान है सर, इसको देख के ही हमें समझ में आ जाता है कि इसमें करना क्या है। क्या? एक कक्षा में लड़कों का औसत 69.3 और उसी कक्षा में लड़कियों का औसत कितना है? 59.4। तो अगर मैं लड़कों की बात करूं तो औसत क्या, और लड़कियों की बात करूं तो मेरा औसत क्या? तो लड़कों की बात करूं तो औसत है 69.3 और लड़कियों की औसत की बात करें तो कितना है? 59.4। आ रही है बात समझ में? चलिए, और यदि कक्षा में सभी लड़के और लड़कियों का औसत कितना है? 63.8। मतलब इसको और इसको मिलाकर जो बना वो क्या हो गया? 63.8, यानी कि ये हो गया एवरेज बच्चा। क्या हो गया? औसत हो गया, एवरेज हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलिए। देखिए बच्चा, तो कक्षा में लड़कों की संख्या की प्रतिशत कितना है? कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है? सबसे पहले देखिए इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो 13 में से 8 गया, कितना आएगा? 5। 8 में से 3 गया, कितना आएगा? 5। चलिए अब इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको, मतलब इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 4। 63 में से गया मतलब 4.4। बच्चा ये रेशियो कितने का बनेगा? दशमलव हटा दीजिए पहले तो, और 11 से काट दीजिए 4 बार,
11 से काट दीजिए 5 बार। मेरी पूरी कक्षा कितने की, तो ये छात्रों का रेशियो हो गया, किसका, छात्रों का। और मेरी कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं, 9। और उसमें से किसके बारे में जानना चाहता है, लड़कों के बारे में, कि पूरी कक्षा का मतलब 9 जो लड़के हैं वो कितना प्रतिशत है। आ रही है बात समझ में। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा 44 सही 4/9% इज द राइट आंसर। 44 and 4/9 इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में। बिल्कुल आसान, एकदम सस्ता सवाल है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 47 पे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 47 पे। चलिए ये सवाल देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और समझ लीजिए बच्चा। रात को 10 से 12 मॉडल पेपर करा रहा हूं, जो बच्चा उस वाले सेशन में रात नहीं था तो एक बार देख लेना उसको, है ना। और यहां से अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं, चीजें समझ जाते हैं, तो फिर रात वाले सेशन में मिलिए, तो मतलब एकदम आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, फिर एकदम आप बेहतर कर पाएंगे। एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न है ना। यूपीएसआई 2017 में ऐसा सवाल पूछा जा रहा है कि एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न है, परीक्षा में 4 अंक वाले तो है भाई, जिसको 4 अंक मिलेंगे वो तो है हाँ ना वाले, और 5 अंक वाले वो है जो बहुविकल्पीय है, जो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो परीक्षा में कितने बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे ये पूछना चाहता है। देखो, एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न है, मतलब हमारे पास टोटल 22 प्रश्न होंगे और नंबर कितने मिलेंगे, टोटल 100। तो 22 क्वेश्चन करने से 100 नंबर मिलेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो होंगे आपके ऑप्शनल, ठीक है, जैसे आपको हाँ ना वाले, नहीं ट्रू फॉल्स जैसे, है ना, और एक हो गए मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें इसको करने से 4 नंबर मिलेगा और इसको करने से 5। तो बताओ भाई क्वेश्चन कितने कितने। देखो अच्छा सवाल लग रहा है। तो मेरे भाई ऐसे सवालों में ये करिए कि भाई टोटल कितने नंबर है, 100, चाहे वो हाँ ना वाले हो, चाहे वो बहुविकल्प वाले हो, चाहे वो हाँ ना वाले हो, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, बहुविकल्पीय, ठीक है भाई, चाहे वो बहुविकल्पीय हो। अब देखिए बच्चा, दोनों के टोटल नंबर कितने हैं, 100, और क्वेश्चन कितने, 22। मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन ही अगर क्या होते, हाँ ना वाले होते, तो 22 के 22 क्वेश्चन अगर हाँ ना वाले होते तो मेरे टोटल नंबर क्या हो जाते, किसमें, हाँ ना वालों में। तो 22 क्वेश्चन अगर सारे के सारे हाँ ना वाले, तो 22 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 88। अगर क्वेश्चन सारे के सारे बहुविकल्प होते तो 22 गुना में 5 यानी कि 110। आ रही है बात समझ में भाई। 5 नंबर वाले क्वेश्चन ही सारे होते तो क्या होता, 110, और 4 नंबर वाले ही सारे क्वेश्चन होते तो क्या होता, 88। चलिए खैर, अब देखते हैं ध्यान से। ये अंतर आ गया 10 और ये अंतर आ गया 12। दोनों को जोड़ के देखो, टोटल हमारे हिसाब से कितने पर्सन है, 22, और इनके हिसाब से भी टोटल पर्सन कितने हैं, 22। तो मतलब 22 बराबर 22। तो मेरे बहुविकल्प वाले पर्सन कितने आ गए, 12, और हाँ ना वाले कितने आ गए, 10। इस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, अगर हमसे बहुविकल्प पूछे तो बहुविकल्प के नीचे 12, तो 12 सवाल का सही जवाब। अगर मुझसे पूछे हाँ ना वाले बता दो तो 10 सवाल, एकदम आसान सा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। ये सवाल आपने कई बार देखा होगा और यूपीएसआई में भी ये सवाल आ गया, यूपीएसआई में भी ये वाला क्वेश्चन आ गया। आप एक बार इसको करके बताओ। ये जो बकरी वाले होते हैं ना, बकरी वाले, मुर्गे मुर्गी वाले, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कि बिस्कुट इतना खाता है ना, उस तरह के क्वेश्चन। तो ऐसे सवाल भी अपने एग्जाम में आए हैं, यूपीएसआई में ऐसे प्रश्न भी पूछेगा ये बच्चा। इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़े तो आप सवाल का सही जवाब निकाल पाएंगे। इसको भी मतलब आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं और इसमें जेएसएम वाला तरीका भी ले सकते हैं। अब जेएसएम वाला तरीका कैसे लगता है मैं आपको ये भी बता देता हूं, आप इसे ध्यान से पढ़ना और फिर ये तरीका भी समझ लेना। बसप्पा गायों और मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, गुजारा कर रहा है अपना। कुछ तो गायें लेके रखा है और कुछ मुर्गियां रखी है। चलिए
अगर सिरों की कुल संख्या देखी जाए तो 12। अब यार एक बात तो हम भी जानते हैं कि भाई कोई भी मुर्गी रावण की तरह तो नहीं दिखती कि उसकी कई सारी खोपड़ी होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, एक ही खोपड़ी होगी इसकी, है ना, एक ही सिर होगा। और गाय भी, भाई अपनी गाय भी एक ही सर की होती है, ऐसा तो नहीं है कि 2-3 सर हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये पता चल गया कि टोटल जानवर तो 12 है। टोटल जानवर कितने होने चाहिए? 12। इस बात को हम अच्छे से समझ गए। आगे चलते हैं। पैरों की कुल संख्या कितनी है? 40। देखो अगर मैं गायों की बात करूंगा तो 4 पैर और मुर्गी की बात करूंगा तो 2 पैर, लेकिन यहां पे देखो पैरों की कुल संख्या कितनी है? इतनी। अब देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपका वो एलिगेशन वाला तरीका हो गया, एक आपका जीएसएम वाला तरीका हो गया। जिससे आप चाहो उससे कर सकते हैं, जिससे आप चाहो उससे कर सकते हैं। बच्चा आंसर सही बताइए कितना आ रहा है? मुर्गियों की संख्या पूछी है ना, 4 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त बच्चा। अब देखो इसको थोड़ा जीएसएम से कैसे करते हैं इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूं। एलिगेशन से मैंने आपको बता दिया। भाई देखो मेरे यहां पे टोटल जानवर कितने हैं? 12। टोटल जानवर कितने हैं? 12। अच्छा उसमें से गाय कितनी है? काऊ वो बता दो, और हैंस कितने हैं ये भी बता दो। तो आप कहेंगे सर देखिए अगर गाय की बात करें तो इसके होते हैं 4 पैर, और अगर हम बात करें इसके तो इसके होते हैं 2 पैर। तो 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर, ठीक है ना, 4 पैर वाले जानवर। अगर बच्चा मैं ये कहूं कि भाई आप मुझे बताओ 2 पैर तो इसके भी है और 2 पैर इसके भी, अगर मैं इसका 2 गुना निकालता तो मेरे कितने पैर आ जाते? 12 गुना में 2 यानी कि 24। लेकिन टोटल पैर कितने हैं? 40 है। यार ये बात तो गलत है, हमारे तो अभी 24 पैर आए तो ये 40। अच्छा तो मतलब ये जो 16 पैर है ये किसकी वजह से है? तो 16 पैर उनकी वजह से है जो जानवर 2 पैर ज्यादा रखते हैं, उनकी वजह से ये 16। तो 2 से भाग दे दो तो बता दो वे जानवर कितने हैं जिनके 2 पैर ज्यादा है। तो वे जानवर है 8, और अगर 12 में से 8 घटा देंगे तो मुर्गी आ जाएगी 4। तो ये वाला तरीका भाई जीएसएम वाला हो गया, ये वाला तरीका जीएसएम वाला हो गया। तो इसको भी समझ लेता। तो मुर्गियों की संख्या पूछी तो 4, और अगर गाय की संख्या पूछे तो 8। तो कितना होगा? 4 सवाल का सही जवाब है। एकदम सही बात, एकदम सही बात। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 49 को ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल सही जवाब बच्चा। इस सवाल को ध्यान से समझ लेना। एक आदमी की वार्षिक आय में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझ लेना इस सवाल को। एक आदमी की वार्षिक आय में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन उसके द्वारा दी गई क्या आय पर कर, जो उसकी आय है उसके ऊपर जो कर लगता है वो 12% से घटकर कितना हो गया? 10% हो गया। वह अब 1 लाख रुपए अधिक आय का क्या करता है? भुगतान करता है। 1 लाख या 10,000, सॉरी 10,000 रुपए का अधिक आयकर भुगतान करता है। तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है? मतलब ये आपसे जानना चाहता है कि उसकी बढ़ी हुई आय कितनी होगी। देखो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि उसकी पहले कितनी आय थी। अब आपने ये बताया सर कि 5 लाख बढ़ गई, और 5 लाख आय बढ़ने से जो पहले टैक्स लगता था कितने का? 12%। आज उस टोटल आय पे टैक्स लगता है 10%, लेकिन जो आज वाला टैक्स है पहले वाले टैक्स से कितना ज्यादा है? 10,000 रुपए ज्यादा है। देखो मुझे नहीं पता मेरी टोटल आय कितनी है, मुझे नहीं पता मेरी टोटल आय कितनी है, इतनी मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं भाई? इतनी। अब मेरी आय कितनी बढ़ गई? तो इसमें 5 लाख जोड़ दीजिए, 5 लाख। तो इसमें 5 लाख जोड़ेंगे तो मेरा जो टैक्स है इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? 10%। और पहले जो आय होती थी, जो मेरी आय कितनी थी? एक्स, इस पे टैक्स कितना लगता था? 12%। तो आज वाला टैक्स पहले वाले टैक्स से कितना ज्यादा पैसे ले रहा है? तो आप कहेंगे सर 10,000 रुपए ज्यादा
ले रहा है। बताइए ये चीजें सही है क्या? इस बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पाए कि मैंने क्या क्या चीजें की है? बताइए। ये 10,000 है ना, ये कितना है? 10,000 रुपए ज्यादा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब बताइए यहां पे कोई परेशानी तो नहीं है? भाई इसे 1 लाख में बदलने के लिए मैं ये कह सकता हूं क्या? अगर मैं इसे 1 लाख में बदलूंगा तो 0.1 लाख कह सकता हूं क्या? बताओ भाई, 10,000 को 1 लाख से भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा। 1 लाख में मैंने इसको लिख दिया, 1 लाख में मैंने इसको लिख दिया। अब बच्चों ध्यान से समझिए, ये कितना हो गया? 10x% और ये हो गया 12x%। तो 10x% मतलब 10% x माइनस में 12% x, ये कितना हो गया? अगर मैं 5 लाख का 10% निकालू, आप ही मुझे बताओ कि भाई 5 लाख का, जिसमें कितनी जीरो लगती है? 5, इसका 10% क्या होता है? तो भाई सर आप कहेंगे सर 1 जीरो हटा दो, मतलब इसके साथ में क्या मैं इसको 50,000 कह सकता हूं? तो 5 लाख का 10% कितना हो गया मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 50,000 रुपए हो गया। और इसको चाहो तो 10,000 ही लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे 10,000 ही रहने दो, ज्यादा परेशान मत हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए बच्चा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अगर मैं 10% x में से 12% x घटाऊंगा तो माइनस का 2% x, तो इसको आप उधर लेके चले जाइए। तो 2% x किसके बराबर? 50 से 10 का अंतर, यानी कि 40,000 रुपए के बराबर है। तो x% मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2/100 पूरा पूरा बराबर में 40,000, और 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? तो आप देख लीजिए 20,000, और इसके 100 की गुना कर दीजिए। किसकी गुना कर दीजिए बच्चा? 100 की। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20,000 में 100 की गुना कर दीजिए, तो मुझे बता दीजिए कितना आ गया ये। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 20 लाख। कितना? 20 लाख रुपए आ जाएगा x का मान। लेकिन सवाल में क्या पूछा? उसकी बढ़ी हुई आय बतानी है, पहले वाली नहीं, जो बढ़ गई। तो बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? ये टोटल हो जाएगी बढ़ी हुई। तो 20 लाख में 5 लाख और जोड़ दो, तो टोटल हो जाएगा 25 लाख। 25 लाख सवाल का सही जवाब है। 25 लाख सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। 20 लाख तो पहले वाले, और 5 लाख और जोड़ेंगे तो 25 लाख। 25 लाख सवाल का एकदम सही जवाब है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को ध्यान से समझिए, इस सवाल को बताइए। चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप इस बात को समझ पाए कि सवाल क्या कह रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है ना? बहुत ही अच्छा सवाल है। आपके एग्जाम के हिसाब से ये सवाल एक अच्छा सवाल होगा। देखो ये कैसे कह रहा है, ए, बी और सी अपनी आय का क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं यदि उनकी बचत का अनुपात है 8-9-20, और ए और सी की आय में 8,000 रुपए का अंतर हो तो बी की आय क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। इतना सा सवाल आ गया। तो मेरे भाई ए, बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं यदि उनकी जो बचत है, देखो बचत के बारे में ध्यान से सुन लो कि उनकी जो बचत का रेशियो है वो कितना है। तो आप कहेंगे सर ये रेशियो है 8, 9 और 20 का, है ना? 8, 9, 20 का ये रेशियो है। और आपको ये भी पता है कि ए और सी की आय 18,000 रुपए का अंतर है। ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है। देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इनकी आय होगी क्या, उस अनुपात को समझना पड़ेगा जिसमें इनकी आय होगी। किस किस की? ए बी सी की। ए बी सी की आय किस अनुपात में होगी, ये मुझे पता चल गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? तो समझिए बच्चा, 80% आपकी क्या है यहां पे, ए, बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% क्या करते हैं? खर्च करते हैं। क्या करते हैं? खर्च। तो बचत कितनी करते होंगे? ये 20% करता होगा, और ये 15% करता होगा,
और ये आपका 25% करता होगा। क्या करता होगा? बचत। अब 20% की फ्रैक्शन बताओ। 20% की फ्रैक्शन होती है सर 1/5, सभी बच्चे जानते हैं। और 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 3/5 से काटेंगे, 3/20। अगर मैं 75% की बात करूं तो ये कितना होता है? 25 × 75, 25 चौका 100। तो ध्यान से समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको पता है। बच्चे ये हो गई ए की आय, ये हो गई बी की आय, और ये हो गई सी की आय। क्या हो गई? आय। केवल इनकम की मैं बात कर रहा हूं। और जो ऊपर वाली वैल्यू है, तो ध्यान से देखो बच्चा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 8, क्योंकि ये इसकी बचत है, सेविंग है। आ रही है ना बात समझ में? 20% क्या थी? बचत। 15% बचत, 25% बचत। अगर 5 रुपए आए तो 1 रुपया बचाया। आप ही बताओ इसकी आय क्या होगी? 1 का मतलब 8, तो 5 का मतलब 40। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर 3 का मतलब कितना? अगर 3 का मतलब 9, 3 से 9 को भाग देंगे तो 3 गुना में 20, यानी कि 60 रुपए आए। अगर 3 से भाग देंगे किसको? इसको। भाई ये होगा 25, कितना होगा ये? 25, सॉरी 1/4 होगा ना। हमें इसको नहीं, इसको लेना है 25% वाले को। तो 25% को लेना है, मतलब 75 नहीं, मैंने 75 गलती से लिखा है, इसको आप ध्यान नहीं देना है। 1/4 है ना भाई, 1/4। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? मतलब सी का मान बता दो, सी का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे सर सी का मान हो जाएगा कितना? 80 रुपए। कितना? 80 रुपीज। 1 का मतलब 20, तो 4 का मतलब 80, ये आ गया। बस अब आपको सारी चीजें पता चल गई। तो मतलब क्वेश्चन सोल्व। ए और सी की आय में अंतर, मेरे हिसाब से ए और सी की आय में अंतर कितने का है? 40 का। और 40 का मतलब किसके बराबर? इसके बराबर। अब आपसे क्या पूछता है? बी की आय क्या है? तो बी की आय कितनी है? 60। तो निकाल सकते हैं भाई, एकदम आसान है, कर लेंगे ना भाई। 40 का मतलब 18,000, तो 60 का मतलब कितना? तो ऐसे भी कर सकते हैं सर, 60 गुना में 18,000, 60 गुना में 18,000 बटे में 40। तो बस 20 दूनी 40, 20 दिए 60, और 2 से इसको काट दो तो 9,000, और 9,000 की गुना 3 से कर दीजिए। तो सवाल का आंसर कितना होना चाहिए था? 27,000 सवाल का सही जवाब है। एकदम चीजें समझ में आ रही है। तो 27,000 एकदम सही जवाब। आज थोड़ा सा स्पीड कम है, तो मुझे लगता है जितनी स्पीड मेरी कम होती है उतनी आपकी भी कमी हो जाती है। मैंने सोचा कि बच्चे को समझ में आ जाए, क्योंकि रात वाले सेशन में फैल जा रहे हैं बच्चे। आंसर कोई और, क्वेश्चन कुछ और, पता नहीं चलता ऑप्शन कहां से आ रहे हैं। ठीक है, अभी आज मैंने सोचा थोड़ा सा स्लो मोशन में चलता हूं, मतलब स्पीड थोड़ी कम करता हूं। पर तुम भी बिल्कुल लाइक शेयर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब बिल्कुल आप भी एकदम फीके से पढ़ गए, एकदम कहने वाली बात ही नहीं है। तुम्हें भी वही चीज चाहिए, मतलब एकदम तेजी से मैं पढ़ाऊं, जबरदस्त तरीके से। थोड़ा सा मतलब समझाने की कोशिश करें तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये सामने वाला कुछ नहीं कह रहा है। अब देखो इस सवाल पे आ जाता है, कैट का 2019 का ये सवाल है। कैट का 2019 का एक क्वेश्चन, इतना सा सवाल आ गया आपके एग्जाम में। इस सवाल को देखेंगे आप लोग कैसे करते हैं। रमेश, गणेश और राजेश का वेतन 2010 में 6:5:7 के अनुपात में था, और 2015 में 3:4:3 के अनुपात में। यदि 2010 और 15 के दौरान रमेश के वेतन में 25% इंक्रीमेंट है, तो राजेश के प्रतिशत में वृद्धि इस अवधि के दौरान वो कितना निकटतम होगा, वो बता दीजिए। देखो भाई, अगर 2010 की बात करें तो वेतन क्या, और 2015 में क्या। ठीक है, पहले इस बात को समझते हैं रमेश के बारे में। तो ये कहते हैं सर 2010 में 6:5:7 का अनुपात था। 2010 में 6:5:7 का अनुपात था। किस किस के बीच में था? तो आप कहेंगे सर रमेश, गणेश और राजेश। किसके बारे में? रमेश, ये आपका गणेश, और ये आपका राजेश बच्चा। मतलब तीसरे वाला बच्चा कौन होगा? राजेश। अब ध्यान से सुनिए, अब आपको ऐसे कह रहा है कि भाई 2015 की अगर बात करें तो ये रेशियो है 3:4:3 का। ये रेशियो कैसे है? 3:4:3 का ये रेशियो है। मैंने कहा सही है भाई,
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें कैसे कह रहा है कि 25% का इंक्रीमेंट हुआ था, किसमें? रमेश के वेतन में। तो रमेश कहां है भाई? ये रहा, और इसके वेतन कितना था? ये, और इसमें 25% का इंक्रीमेंट। अगर 25% इंक्रीमेंट हुआ तो जाके इतना, यार ये बात तो गलत है यार 25% बढ़ने से ये 3 कैसे हो सकता है? 6 से तो ज्यादा ही होना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, सबसे पहले इसका 25% निकालेंगे तो कितना होगा? 1.5। वो ठीक नहीं लग रहा है, एक 0 चिपका लेते हैं, ये आसान हो जाएगा, है ना। अब देखो इसका 25% कितना होगा? 15। कितना होगा भाई? 15 होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? 60 का 25% कितना होगा? अरे आवाज पे फोकस करना, फिर बाद में कहेंगे 15 कहां से आ गया। तो आप ही मुझे बताओ, अगर इसका वेतन 60 रुपए और 15 रुपए बढ़ेगा तो आज वेतन कितना होगा? चलिए सारे बच्चे बताएंगे। अगर आप कहें कि भाई किसी का वेतन 60 रुपए है और उसमें 25% बढ़ गया तो कितने रुपए बढ़ गया? 15 रुपए। तो कितना होना चाहिए आज वेतन? बिल्कुल सही, 75 रुपए होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 75। और इसे 75 बनाने के लिए क्या करेंगे? 25 से गुणा कर दीजिए, बस। किससे गुणा कर दीजिए? 25 से। आ गई बात समझ में? तो बस क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई। ये 60 से 25 थी 75, ये 50 से 100, ये 70 से 75। अब देखो किसके बारे में जानना चाहते हैं? राजेश के प्रतिशत में वृद्धि अवधि के दौरान कितनी है वो बता दो। तो भाई राजेश की बात करें तो कितना था? 70, और आज कितना हो गया? 25 दिए 75। तो 70 से 75 कितना ज्यादा है? 5 बटे में 70 और गुणा में 100। इस सवाल का सही जवाब कितना आ जाएगा? तो ये सवाल का सही जवाब है, ये इस क्वेश्चन का एकदम एक्यूरेट आंसर होगा। 0 से 0 काट दो और आपको दिख रहा है 50, यानी कि 7 7 49, लगभग 7 के पास, लगभग 7 के पास में। आ रही है बात समझ में? कोई बच्चा कमजोर तो नहीं है? चलिए वेरी गुड बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये सवाल कैसे कह रहा है, जरा इसको भी एक बार देख के बता दो कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 47 अंक मिलते हैं और 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने अंकों से? 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो बच्चा बहुत आसान, आप करिए भाई पास बराबर पास, मतलब हम हर एक बच्चे को पास करके चलते हैं। एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% नंबर चाहिए, ठीक है, और वो क्या कर लेता है? 47 अंक मिलते हैं और वो 43 अंकों से अनुत्तीर्ण। अगर वो 47 नंबर लाया और कितने से फेल हो गया? 43 से, तो भाई पास होने के लिए कितना चाहिए था? तो टोटल आप कहेंगे सर 90, पक्का? तो ये हो गया 90। तो 25% का मतलब 90। तो मुझे बता दो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? तो 100% बनाने के लिए 4 की गुना, तो 100% बनाने के लिए 4 से, तो मतलब इधर भी 4 से। तो 25 का मतलब 90, तो 100 का मतलब 360। 360 सवाल का सही जवाब, 360 सवाल का एकदम सही जवाब। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर आधा घंटा चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये कैसे कैसे कह रहा है। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। यदि 40% दोनों विषय में असफल रहे तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास हुए? देखो अगर आपको पास वाले चाहिए तो बच्चा आपको क्या करना पड़ता है भाई? सारे फेल वाले हैं तो पहले तो 100 ले लीजिए टोटल परसेंट, और उनमें से कौन हटा दीजिए? अलग अलग होने वालों में से एक साथ होने वाले घटा दो। कैसे? मतलब कि भाई इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और दोनों विषय में होने वाले ए बी मान लीजिए। अब रखो और कर दीजिए क्वेश्चन। ये फेल वाले आ जाएंगे
तो पास वाले कितने होंगे निकाल दो। मैंने कहा भाई 53, सबसे पहले इन दोनों को घटा लो, 48 से 40 का अंतर बता दो कितना, 8, तो 53 में 8 जोड़ दो। ठीक है भाई, 53 में 8 जोड़ दो बस, तो कितना होगा 61, यानी कि 39% सवाल का सही जवाब। 39% सवाल का सही जवाब, पक्का 39% एकदम सही जवाब होगा। ग्रेट बच्चा, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे 49 कर रहे हैं, तो हो सकता है घटाने में गड़बड़ हुई होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को समझेंगे ये सवाल कैसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 को समझेंगे ये सवाल कैसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार विज्ञान में सफल रहे, 56% गणित में असफल रहे। ये देखो असफल और ये वाले सफल, दोनों अलग अलग है। यदि दोनों विषय में 32% फेल हो गए तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, मतलब पास चाहिए। और पास बराबर क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस ए प्लस में बी माइनस में ए बी, बस इतना ही काम करना है। और मुझे बताओ ए बी की वैल्यू कहां से आएगी, तो 48% क्या हुआ, एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार विज्ञान में सफल रहे, 56% गणित में असफल। सबसे पहले तो ये बात देख लो कि ये जो है ये तो दिया गया है कि भाई दोनों विषय में क्या हुआ 32, ये तो दिया है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये पास वाले बच्चे हैं, मुझे चाहिए फेल वाले, तो फेल वाले कितने होंगे 52%। भाई 48% बच्चे पास है तो फेल कितने 52, तो चलिए ए की वैल्यू आ गई 52 52 और बी की वैल्यू कितनी है 56, बस निकालिए। अगर मैं 52 से 32 को घटाता हूं तो 20 और 20 में 56 जोड़ता हूं तो 76, 100 में से 76 घटा दीजिए, सवाल का सही जवाब बता दो कितना आ गया। 24% इज द राइट आंसर, 24% इज द राइट आंसर, 24% इज द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 को समझिए ये सवाल कैसे कैसे कह रहा है। 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है और 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों चीजें पसंद है। समूह में हर कोई दो में से कम एक खेल को तो पसंद करता ही करता है, कितने लोग केवल टेनिस पसंद करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। इस सवाल को आप बता दो कैसे, 52 कैसे आया, आवाज पे बिल्कुल फोकस नहीं, एकदम ध्यान नहीं। अगर तुम यहीं से 1 मिनट पीछे जाके देखोगे और मेरी आवाज को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर 48% बच्चे फेल है तो पास कितने होंगे बताओ। अरे भाई 48% बच्चे फेल है तो कितने पास हुए 52%, सिंपल सी बात है। हर एक चीज मतलब मैं आवाज से मतलब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, बट कमेंट पे कम ध्यान दीजिए। 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है और 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद। चलिए आपने एक पाई चार्ट भी सुना होगा, मैं इसको मतलब वेन डायग्राम बोलता हूं, आप इसको देखिए वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है तो ये वाला बना लेते हैं क्रिकेट के लिए, किसके लिए क्रिकेट के लिए, और ये बना लेते हैं टेनिस के लिए, किसके लिए भाई। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये क्रिकेट पसंद है और 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है, तो मैं इसको टेनिस वाला बना लेता हूं, इस पूरे वाले को टेनिस। अब सुनिए बच्चा, 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद होने का मतलब क्या है, तो 40 लोगों को क्रिकेट पसंद होने का मतलब यह है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इसकी बाउंड्री लाइन है, इससे ज्यादा ये नहीं है। 40 मतलब इतना, 40 मतलब उतना हिस्सा होगा। और मेरे भाई जो 10 वाले हैं, ये 10 लोग जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा। अब आगे आ जाते हैं, अब थोड़ा सा एक और बच गया, अब कौन सा रह गया। अगर मैं टेनिस की बात करूं तो यार टेनिस वाले कितने होंगे, आप ही बताओ भाई, टेनिस वाले कितने होंगे, आप ही मुझे बताओ कि टेनिस वाले कितने होंगे।
मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि पूरे का पूरा टेनिस का डब्बा इसको बताता है टी को। किसको? कैपिटल टी को। अगर टी में से ये 10 घटा दूं, टी में से ये 10 घटा दूं, तो आप चीज समझ पा रहे होंगे कि ये वाला जो बॉक्स होगा, ये वाला, ये होगा टी माइनस में 10। केवल टेनिस खेलने वाले, केवल टेनिस पसंद करने वाले कितने होंगे? टी माइनस में 10 होंगे। टी माइनस में 10 केवल टेनिस वाले, मतलब इसमें आपका क्या नहीं आना चाहिए बच्चा? इसमें आपका ये वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए, केवल टेनिस वाले ये होंगे। आपको पता है कि टोटल कितने हैं? टोटल 65 है, तो इसका टोटल करो। 40 में 10 जोड़ेंगे 50, 50 में से 10 घटाएंगे मतलब 40 प्लस में टी, तो 40 प्लस में टी बराबर किसके? 65 के। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 25। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछता कि टेनिस खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कहते सर 25 स्टूडेंट हैं। ये पूरे का पूरा डब्बा अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये 25 है, 25। आ रही है बात समझ में? लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बच्चा केवल और केवल टेनिस खेलने वाले। तो केवल और केवल टेनिस वाले क्या हो जाएंगे? 25 में से 10 घटा दो, 25 में से 10 घटा दो, यानी कि 15 सवाल का सही जवाब। 15 इज द राइट आंसर बच्चा। तो इस सवाल का सही जवाब 15 होगा। कुछ बच्चे 25 कर रहे हैं। सवाल काफी अच्छा था और आप इसको और बेहतर तरीके से मेरी फोटो से समझ पाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, काफी अच्छा सवाल है ये भी एक अच्छा सवाल कह सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है, इसको भी आप समझ के बताइए कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, है ना? आ रही है बात समझ में? तो 15 होगा, 15 सवाल का सही जवाब होगा। आगे आ जाते हैं इस वाले सवाल पे। एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतियोगियों में से 65% पहले परीक्षण में ही लक्ष्य को भेद देते हैं और कुल प्रतिभागियों में से 55% दूसरे परीक्षण पर लक्ष्य को भेद देते हैं। कुल प्रतिभागियों में से 20% किसी भी परीक्षण में लक्ष्य को नहीं भेद पाते। तो कितने प्रतिशत प्रतिभागी दोनों परीक्षण में लक्ष्य भेदेंगे? देखो, अगर दोनों में चाहिए, देखो सबसे पहले ये वाली चीजें पॉजिटिव थी, भेदने वाले थे, ये वाले भी भेदने वाले थे, लेकिन ये भेदने वाले नहीं थे। अगर ये भेदने वाले नहीं है, कुल प्रतिभागियों में से अगर 20% ने नहीं भेदा, तो कितनों ने भेदा होगा बच्चा? 80% ने भेदा होगा। तो दोनों तरफ की चीजें मिला के कितनी होगी? 80। अब आपको पता है हमें चाहिए कितने प्रतिशत प्रतिभागियों ने दोनों परीक्षण में लक्ष्य भेदे। तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस में B माइनस में AB। मतलब सबसे पहले आप ये देखो कि भाई अलग अलग कितने हैं। अलग अलग वाले 65 है, अलग अलग वाले 55 है, और इसमें से वो हटा दो जो दोनों तरफ के है, तो 80 है भाई, ये हटा दो। कितने हैं? 80। तो सवाल का सही जवाब बताओ। इन दोनों का अंतर 15, 15 में 50 जोड़ दीजिए, पक्का? तो भी आ जाएगा नहीं? 65 ओके सॉरी, ये कितना होगा? 70 और 80, 15 और माइनस 15 कर दीजिए, मतलब 55 में से कितना कर दीजिए? माइनस के 15। तो कितना आ रहा है? 40 आ रहा है क्या? 40% होगा ना? वेरी गुड। अच्छा 40% ही आ रहा है, फिर ठीक है। तो 40% आ जाएगा बच्चा। अगर हम बात करें केवल लक्ष्य को भेदने वाले की, तो ये आ जाएगा 40%। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। यूपीएसआई 2017 में एक और सवाल देखिएगा कैसे आया। यूपीएसआई 2017 में एक और प्रश्न देखिए आप कैसे आया। इस सवाल को भी आप एक बार देख के बताओ, इस सवाल को आप कैसे कर सकते थे। ठीक है, 100 लोगों का इंटरव्यू कर रही एक नाश्ता बनाने वाली धान्य की कंपनी के मार्केट रिसर्च ने पता लगाया कि किसी एक दिन सुबह नाश्ते के लिए 72 लोगों ने धान्य खाया, 39 लोगों ने अंडे खाए, 75 लोगों ने टोस्ट खाया, 32 लोगों ने धान और अंडा दोनों खाए,
53 लोगों ने धान्य और टोस्ट दोनों खाए, 26 लोगों ने टोस्ट के साथ अंडा खाया, और इनमें से 21 ऐसे थे जो तीनों चीजों को खा रहे थे। तो इंटरव्यू किए गए कितने लोगों ने ना तो धान्य खाया, ना टोस्ट खाया, और ना ही अंडा? इस तरह के सवाल आते हैं। अब देखो यूपीएसआई 2017 का सवाल है, ये मैंने नहीं, मतलब यूपीएसआई 2017 वालों ने पूछा। अब इसको करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। मतलब एक तो होता है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के चक्कर में अगर एग्जाम में पड़ गए तो भाई पड़े रहेंगे, मतलब बहुत समय लग जाएगा। देखो मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूं जिससे आप इस सवाल को थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो तैयार है? एक बार सभी बच्चे मतलब लाइक करेंगे सेशन को, एक बार बताएंगे सर रेडी है। देखो अगर आपको इस सवाल का आंसर चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नापसंद करने वाले तो कितने परसेंट होंगे, मतलब कितने आदमी होंगे, सॉरी परसेंट कह रहा हूं, कितने आदमी होंगे नापसंद करने वाले, नापसंद वाले। ठीक है, नापसंद। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे भाई, सारे के सारे पसंद करने वाले, तो हम क्या कर लेते हैं, टोटल 100 लोग हैं तो 100 में से उनको घटा देंगे जो पसंद करने वाले हैं। भाई टोटल 100 में से किसको घटा दीजिए? भाई जो पसंद करने वाले हैं। तो कैसे आ जाएंगे? जो कुछ भी पसंद नहीं करते। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ए प्लस में बी प्लस में सी माइनस में क्या, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, और इसमें से घटा दीजिए ए बी सी। क्या घटा दीजिए? ए बी सी, ब्रैकेट क्लोज और बड़े वाला ब्रैकेट क्लोज। ऐसा आपको करना पड़ेगा, ऐसा बच्चा आपको करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तुक्का नहीं मारना भाई, आसान है सवाल तो, लेकिन आपको बस तरीका आ जाए तो फिर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, जो तीनों चीजें खाते हैं उनको घटा दो जो दो दो चीजें खाते हैं उनमें से। मतलब तीनों चीजें खाने वाले बताओ पहले, तो तीनों चीजें खाने वाले कितने हैं? 21 है, और 21 को किस में से घटा दो? जो दो दो चीजें खाने वाले हैं। तो 32 पहला, 53 और 26, इन तीनों को जोड़ के इसको घटा दो। मतलब 26 में से 21 घटा दो। देखो सीधी सी बात है, मतलब 26 में से 21 घटाएंगे 5, 5 में 32 जोड़ेंगे तो 37, और 37 में 53 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। पक्का? तो 90 ही होना चाहिए है ना। तो इस पूरे डेटा की वैल्यू 90 आ रही है क्या? बताइए। इस पूरे डेटा की, मतलब इनको अलग अलग जोड़कर इसको घटाना है। तो ये 5 और 32 37, 37 में ये जोड़ दीजिए 90। चलिए अब आप क्या करिए, जो भी आपका आया ये एक 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 वालों में से घटा दीजिए। मतलब कहने का मतलब 72, 75 और बच्चा 39, इन तीनों में से, मतलब इन तीनों को जोड़कर ये घटेगा। तो देखो पहले इसी को देख लेते हैं, 39 और 72, इन दोनों को एक साथ लिखें या इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। 147, 147 में 39 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 147 में 39, 147 में 39, और यहां पे 100 माइनस चल रहा है सब कुछ, 100 माइनस में चल रहा है सब कुछ। तो देखो इन दोनों का अंतर 57, और 57 इसमें जोड़ दो, 57 प्लस में 39, माइनस यहां पे 100 से करेंगे तो 9 7 16 1 5 3 1 96, 100 में से 96 गए, मतलब सवाल का आंसर 4 सवाल का सही जवाब। आ रही है बात समझ में? मतलब एकदम आसान है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। सबसे पहले तीनों वाली वैल्यू दो दो वाले से, फिर दो दो वाले का जो टोटल आएगा एक एक वालों से, फिर जो भी आएगा 100 में से, खत्म। चलिए खैर 4 इज द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 को आप समझिए ये सवाल कैसे कह रहा है। इसको थोड़ा सा स्पीड में करे क्या? इसको थोड़ा सा स्पीड में कर ले, मतलब इससे थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, टाइम जो है ना वो कम लगेगा क्वेश्चनों पे। ठीक है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। इसको बता दीजिए आप, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3% है और शेष लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60%
लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित है। मतलब हमसे वो विद्यार्थी पूछे गए जो अपनी कक्षा में है नहीं, अनुपस्थित वाले। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे तो आपका हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से कैसे समझे सर, 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन, तो 3 3 9 यानी कि 249 में जोड़ेंगे 250 बटे में 3 और प्रतिशत को हटाएंगे तो 100, 50 दूनी 100 और 50 पंजे 250, मतलब 5 बटे में 6। तो मैं पूरी फ्रैक्शन को लिख पाऊंगा 5 बटे में 6। अगर मैं आपसे यह कहूं कि मेरी पूरी कक्षा 6 विद्यार्थी की है, तो उसमें से 5 विद्यार्थी लड़की होंगी, ये टोटल है, तो उसमें लड़की कितनी है। इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि भाई अगर मैं 60 मान लेता हूं तो ये 50, तो मेरी पूरी कक्षा अगर 60 की है तो उसमें से 50 लड़कियां और बाकी के 10 लड़के। इस बात को कितने बच्चे समझ गए? यस सर, बता दीजिए कि भाई हमारी जो लड़कियां होगी वो 50 होगी, लड़के जो होंगे वो ये, और ये टोटल हो गया। अब ध्यान से समझेंगे इस बात को कैसे कह रहा है। ये कहना ये चाहता है यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़की उपस्थित है, क्या है? उपस्थित। तो भाई आप ही बताओ, अगर 60% बच्चे आए तो कितने बच्चे नहीं आए? ये वाले 40%। तो लड़के कितने नहीं है? तो 40। अगर लड़की 80 आई है तो कितनी नहीं आई? 20%। तो बस हो गया कार्यक्रम। यहां पे पता है लड़की कितनी? 20%। और अगर लड़कों की बात करें तो 40% है ना, 40%। यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बताइए। इतनी बात में किसी को कोई समस्या है तो मुझे बता दीजिए। यस सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चा, अगर मैं इसका 20% निकालूं तो 20% कितना होगा? 5 दूने 10। कहने का मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी कक्षा में अनुपस्थित है? लड़कियों में तो 10 लड़की अनुपस्थित है। अगर मैं पूछूं आपसे भाई लड़के टोटल इतने, तो इसका 40% नहीं आए, तो इसका 40% कितना होगा? मतलब 4। तो 4 लड़के ऐसे हैं जो नहीं आए। और मेरी पूरी कक्षा कितनी है? अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे पूरी कक्षा आप जानते हैं टोटल 60 है। मेरी टोटल स्टूडेंट यहां पे कितने हैं? 60। तो आपसे क्या पूछना चाहता है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं? तो 10 तो लड़के अनुपस्थित, 4 लड़के, टोटल 14 बच्चे अनुपस्थित है। कितने में से? 60 में से गुना में 100। ये आ गया कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित। बता सकते हैं? अब तो आसानी हो गया सर। तो देखो भाई, 20 3 60, 20 पंजे 100, 14 पंजे 70 और 70 का तिहाई कर दो, मतलब लगभग 23 के आसपास आना चाहिए। तो 23 तो ये रहा, तो यही सवाल का सही आंसर है। 23 सही 1/3, 23 सही 1/3 सवाल का सही जवाब। आ रही है बात समझ में कैसे कैसे हमने किया है? मतलब एकदम थोड़ा आसानी इसको हो गया। ठीक है ना। अब इसमें मैंने बहुत कम स्पीड यूज की है, लेकिन इसमें से आप में से जो बच्चा कमजोर होगा ना, वो इसको दोबारा बता दो, प्लीज रिपीट कर दो। और जो बच्चे तेज होंगे कहेंगे सर थोड़ा फास्ट कर लो ना, कब तक इसमें पड़े रहेंगे। तो जो फास्ट वाले हैं वो रात वाले सेशन में आ जाना, उनकी फास्ट की वहीं पे मुझे जरूरत है, क्योंकि यहां तो मेरी स्पीड देख के मैं खुद ही परेशान हूं। यहाँ पे तो हम अपनी खुद की स्पीड से परेशान हूं, रात वाले सेशन में मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे स्पीड तो मैं पहले ही कम लेके चल रहा हूं। तो ताजे फल में 68% पानी होता है और मेवा में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना मेवा प्राप्त किया जा सकता है? बहुत ही आसान सवाल है। आप इस सवाल में कोई बच्चा रेशियो मेथड अगर लगाता है तो आज ही छोड़ देना। सुनिए, ताजे फल में 68% पानी है, मेवा में 20% पानी है। मतलब क्या समझे? जैसे आप कोई तरबूज खरीद के लेके आते हैं, तो अगर आपने वो ताजा ताजा खरीदा तो वो काफी भारी होता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद देखना वो थोड़ा मतलब उसका वजन कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पानी है वो सोखने लगता है और बाकी इसका क्या बच जाता है? पल्प। तो पानी एक ऐसा हिस्सा है जो चेंज हो सकता है, लेकिन पल्प कभी चेंज नहीं होता। अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं कि भाई 68% आपका पानी है,
तो मुझे बता दो टोटल अगर मिश्रण ये है, मैं मान लेता हूं टोटल ये है और बाद में टोटल ये, तो उसमें पल्प क्या होगा? अगर 68% पानी तो 32% क्या होगा बच्चा? टोटल का पल्प होगा। यानी कि पल्प बराबर क्या करेंगे? पल्प, जिसे हम गुद्दा भी बोल सकते हैं, ये भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ड्राई फ्रूट कह रहे हैं इसमें, तो ड्राई फ्रूट आप लिखना चाहो लिख लो, बाकी पल्प से भी आप समझ सकते हैं भाई। अगर मैं इसको एक तरह से दूसरी तरह से आपको इसको मतलब समझाऊं कि ये तरबूज मान के चलिए आप, ठीक है, तो पल्प कह लीजिए या ड्राई फ्रूट कह लीजिए, वो दोनों चीजों एक ही होगी, मतलब यहां पे बराबर होनी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं आखिरी में, तो इसमें 20% पानी है, तो पल्प कितना होगा बच्चा? अगर 20% पानी तो पल्प होगा बाकी का 80%। तो रेशियो बता दो, 16 से काट के 5, 16 से काट के 4। तो शुरू में कितना था टोटल? 100 किलोग्राम। तो मेरे भाई 5 यूनिट की वैल्यू 100, तो 4 यूनिट की वैल्यू 5 से भाग दे दीजिए, तो 20 गुना, यानी कि 80। अगर आपसे पूछे आज कितना है, तो 80 है। अगर आपसे पूछे कि कितना हिस्सा ऐसा था जो मतलब जैसे पानी की बात करें तो पानी अपना सूख गया है ना, सूख गया, तो वो कितना होगा? वो 20 kg हो जाएगा। तो सवाल का जो भी पूछे निकाल लीजिए। तो आज कितना हिस्सा है? तो 80 kg। पहले कितना था? तो 100 kg। और कितना हिस्सा मतलब नहीं रहा आपका, तो ये 20 kg। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ताजे फलों से कितना मेवा प्राप्त किया जा सकता है? तो मेवा प्राप्त किया जा सकता है 80 किलोग्राम इज द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं। इसी तरह से ये सवाल आ गया, इसी तरह से ये क्वेश्चन देखिएगा आप। सेम क्वेश्चन यूपीएसआई 2017, सेम क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछ लिया बच्चा। इस सवाल को जरा ध्यान से देख के बता दो। 50 लीटर फलों के गुद्दे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, तो मतलब 80% क्या हो जाएगा? पल्प। आगे चलिए। मिश्रण में पानी की प्रतिशत 50% तक बढ़ाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? तो आप तो पानी मिला रहे, तो क्या चीज नहीं मिला रहे? तो आप कहेंगे सर इसमें हमारा जो पल्प है ना, वो जो चीज है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें 50% तक आपको पानी मिलाना, तो 50%, बाकी क्या बचेगा? तो वो पल्प बचेगा। मतलब इसका ऐसे हम कह सकते हैं। अब इसमें चाहो तो टोटल मिश्रण ऐसे लिख लो यार, इसकी जरूरत नहीं है वैसे आप, लेकिन मैं चाहता हूं आप लिख लो तो आपको समझ में आएगा। रेशियो हो गया 5 और 8 का। मेरे हिसाब से टोटल स्टार्टिंग में कितना था? तो आप कहेंगे सर 50, तो एक एक जीरो चिपका दो। पहले 50 था, आज 80 है, और कितना जुड़ गया? तो 30 लीटर आपको मिलाना पड़ेगा। 30 लीटर सवाल का सही जवाब, 30 लीटर सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 61 को जरा यहां से मैंने थोड़ा जल्दी से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है और काम हमारा बहुत ज्यादा फैला पड़ा है। अभी 5 क्वेश्चन इसके बाद बचे हुए हैं, मतलब लगभग हमें लगता है 15 मिनट तो लगने ही चाहिए। 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% पानी है, तो मतलब आप ही बताओ, यदि नए मिश्रण में पानी को 30% बनाना है तो कितना पानी मिलाएंगे? भाई पानी मिला रहे, दूध तो नहीं मिला रहे ना, तो दूध तो उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था। तो दूध पहले कितना था? आप कहेंगे सर 25% पानी था, तो 75% स्टार्टिंग में दूध होगा, और आज दूध कितना होगा? अगर 30% पानी तो दूध कितना? 70%। रेशियो 5 से काट के 14 और 15, 14 यूनिट की वैल्यू ये है, तो आपको कितना हिस्सा मिलाना है? 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, मतलब 14 से 125 को भाग दे दो, 14 से 125 को भाग दे दो, 14 × 112, 14 का नंबर 126, मतलब लगभग 9 के आसपास आएगा। 8.9 हो जाएगा आपका आंसर। 8.9 इज द राइट आंसर। 14 का नंबर 126, मतलब 8.9 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 को जरा ध्यान से देखिए, ये सवाल कैसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, ये सवाल कैसे कह रहा है बच्चा, ध्यान से देख के बताओ। दो की जगह 5 लिख दिया सर आपने, 2 की जगह 5 लिख दिया फ्रूट वाले क्वेश्चन में। 2 की जगह 5 लिख दिया, 2 की जगह 5, 2 की जगह 5, 2 की जगह 5। कहां है 2 और कहां है 5? मैंने क्या लिख दिया फ्रूट वाले में? अच्छा ड्राई फ्रूट वाले में बोला होगा आपने।
तो 2 की जगह 5 लिख दिया मैंने। ओके ओके, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, मैंने यहाँ पे 2 लिखना था, है ना, ऐसा बोल रहे हैं। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, पक्का, तो 2 आएगा ना, तो ये 20 हो गया, 20 दूनी 40 होगा, तो यहाँ पे 40 kg होना चाहिए, पक्का। तो आंसर 80 की जगह 40 कर लेना आप, ये सही है ना। मैंने वो लिखते टाइम 4 लिख दिया। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, तो 2 का 20 गुना कर लेना, यही बात है ना। एक बार देख लीजिए, 40 होगा वो मैंने जो लिखा ना उसका रेशियो आप चेक कर लेना, तो वहीं पे मैंने थोड़ा सा वो लिखते टाइम वहां पे गलती हुई है। चलिए सवाल देखें। ए और बी के वेतन का योग है 42,000। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करते हैं। यदि अब उसकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या है। इतना सा सवाल आ गया कि सर ए और बी का टोटल योग कितना होगा, 42,000। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात ध्यान से देख के बताओ, ए अपने वेतन का अगर 75% क्या करेगा खर्च, और बी अपने वेतन का इतना प्रतिशत क्या करेगा खर्च करेगा, तो बचाएगा क्या। और कह रहा है कि उन दोनों की बचत समान है। तो इतनी बात तो समझ में आती है सर, क्या कि अगर बचत समान है तो इतनी बात मेरे को एकदम क्लियर हो गई सर, क्या कि भाई देखो, अगर मान लेते हैं कि ए का वेतन इतना और बी का वेतन इतना, सही है, ए का वेतन इतना और बी का वेतन इतना, अगर ए अपने वेतन में से इतना रुपया खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 25%, पक्का। और अगर बी अपने वेतन का 90% खर्च करेगा तो ये कितना बचाएगा, 10%, और ये दोनों आपस में बराबर है। इस बात को सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूं। अगर आप इसे 5 से काटे और इसे भी 5 से, तो रेशियो क्या बनेगा, 2:5। मेरे हिसाब से दोनों का पैसा कितना है 7, और इनके हिसाब से 42,000, मतलब 42,000। एक यूनिट की वैल्यू 6,000, तो जिसके भी बारे में पूछे निकाल दो। बी के बारे में तो पूछेगा तो 30,000 आ जाएगा, ठीक है भाई, और इसके बारे में पूछेगा तो 12,000 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देख लो आंसर में, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। तो आपका यहाँ बी का वेतन होगा 30,000, ठीक है ना भाई, एकदम आसान सा सस्ता सी चीज है। आगे आ जाते हैं। इस तरह से आप इस सवाल को भी उड़ा सकते हो, खत्म कर सकते हो। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 63, और दिस वन मतलब इलेक्शन वाले क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन इलेक्शन वाले हैं। आपको दिखाऊंगा यूपीएसआई में कैसे सवाल पूछा गया, आपको दिखाऊंगा कि यूपीएसआई में कैसे सवाल पूछा गया। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट हासिल करता है, लेकिन 298 वोटों के बहुमत से एकमात्र अन्य उम्मीदवार से हार जाता है। दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या, भाई मान लेते हैं मेरे टोटल मतदाता 100 है, हमारे टोटल जो मतदाता है वो कितना है बच्चा, 100 है। अब 100 में से देखो कैसे कह रहा है कि भाई 100 में से 40% लाया ये वाला बंदा, तो 40% मतलब 40 लाया, तो दूसरे वाला 60 लाया, और दोनों का अंतर मतलब 20 है, तो इतने से हार गया। क्या है, इससे हार गया भैया, आ रही है बात समझ में। तो 20 से हार गया, और 20 का मतलब कितना, 298। आपसे जानना चाहते हैं मतदाताओं की कुल संख्या बता दो, तो भैया 100 है टोटल, 20 का मतलब 298, तो 20 पंजे 100, 5 की गुना इसमें भी 5 की कर दो, तो 5 अट्टे 40, 5 9 45, 4 49, और ये हो गया 14। 1490 सवाल का सही जवाब, 1490 सवाल का एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 64, क्वेश्चन नंबर देखिए 64। जरा इस सवाल को भी देख के बता दो ये सवाल कैसे कह रहा है। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट मिल गए। कितने मिल गए, जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट मिले, और 15,400 वोटों से जीत हासिल की। हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले ये पूछना चाहता है। तो 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ,
जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मिले और हारने वाले को क्या होगा यहां पे, अगर हारने वाले की बात करें तो उसके बारे में पूछ रहा है कि कितना होगा। देखो मान लेते हैं टोटल 100 है और 100 में से हमें पता है कि जो हमारा विनर है, क्या है बच्चा, विनर, तो विनर वाले को क्या मिला, लूजर को क्या, तो 70% मिले इसको, तो मतलब 30% इसको मिले होंगे और वो जीत कितने से गया होगा, 40 से। फिलहाल ये वाले मत किसके हैं, तो आप कहेंगे सर ये वाला है आपका 70% वोट मिले और 15,400 वोटों से जीत गया, तो हमारे हिसाब से 40 और 40 का मतलब 15,400, ठीक है भाई, 15,400, तो 30 का मतलब पूछा है, 30 का मतलब क्या होगा, तो आप देखो ऑप्शन को 3 से काट लो यार, ऑप्शन को 3 से चेक करते हैं। 5 3 और 8 8 16 खत्म, 5 5 10 2 12 हो सकता है, 5 5 10 और 4 14 खत्म, 5 9 14 6 20 2 22 खत्म, मतलब बी इज द राइट आंसर। बी सवाल का सही जवाब होगा, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन को 3 से उड़ा दो, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 65 को एक बार ध्यान से समझेंगे। यूपीएसआई 2017 में कैसे सवाल पूछा गया, यूपीएसआई 2017 में कैसे सवाल, केवल शिवा और राजू की महाविद्यालय के चुनाव में खड़े गए, क्या किया गया, खड़े हुए, ठीक है, और केवल शिवा और राजू ही है भाई, एक तो शिवा रहेगा एक राजू, और ये महाविद्यालय के चुनाव में, जैसे होता है ना भाई अपने यूनिवर्सिटी में जो होते हैं छात्र वाले, उस वाले चुनाव में हो गए ये खड़े। शिवा को वैध मतों के कुल 55% प्राप्त हुए, ठीक है, और 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। भाई मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए कि वहां पे टोटल 100 मत पड़ने हैं, कितने, 100, उनमें से ध्यान से देखा जाए तो भाई 20% का तो कोई मतलब ही नहीं है, 20% को तो कोई काउंटिंग ही नहीं करेंगे, 20% तो खत्म, कितने बच गए, 80। अभी इस 80 में से आपको पता है कि शिवा को वैध मतों का 55%, तो ये मेरे वैध मत है, क्या है बच्चा, वैध मत, और इसका 55% मिलेगा किसको, 55% मिलेगा शिवा को, तो बाकी का किसको मिलेगा, बाकी उसको, तो 80 में से 55 घटा दीजिए, मतलब 25% मिल जाएगा, पक्का। तो 25% किसको मिलेगा, ये मिलेगा आपके राजू को। यदि कुल 7500 मत, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7500, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 75, ठीक है। राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, तो ये राजू के ही मत है, राजू किसके, राजू के बच्चा, और यहां पे शिवा जी है, ये शिवा, तो हमें इसका 25% बताओ कितना, तो ये होगा 25 × 200 यानी कि 20, कितना होगा, 20। एक बार देखिए, शिवा को वैध मतों के कुल 55% प्राप्त हुए, तो ये है हमारे वैध मत, और इसका 55% इसको मिल जाएगा, और बाकी कितना बचेगा, 55 और 5 60, बिल्कुल 25% बचेगा। यदि कुल 7500 मत पड़े हैं तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, तो यहां पे कितना आ रहा है आपका 2700, ठीक है, कितना होगा 2700, तो इसको सॉरी ये 25 नहीं होगा, पहली बात तो ये होगा ना कि भाई इसको 55% इसके मिले हैं, इसका 55% निकाला नहीं है, 55% इसको मिले, तो बाकी का 45% इसको मिले होंगे, है ना, 45% होंगे। मैं परसेंट पे ध्यान नहीं रहा, ये होगा 55%, मतलब इसका 55% अभी निकाला नहीं है मैंने, वो अलग चीज है। अभी इसमें 45% किसको मिले होंगे, तो 45% मिले होंगे इसको, तो ये वाली वैल्यू निकाल लेते कितनी होगी, तो 45 में मुझे पता है कि भाई 45% अगर निकालूंगा तो इसमें 9 की मल्टीप्लाई तो होगी, भाई 45 में 9 आता है, मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 9 होना जरूरी है।
या तो आप ऑप्शन को 9 से चेक कर लीजिए, डी आंसर हो जाएगा। या बाकी फिर दूसरा तरीका यह है कि आप इसका निकाल लीजिए, ठीक है, तो निकाल भी सकते हैं। 8 पंजे 40, 4 8 चौके 32 और 4 36, मतलब 36 आ गया और 36 का 75 गुना निकालना है, आ जाएगा 36 का 75 गुना आ जाएगा आपका आंसर। तो ये होगा, देखो आपको पता है कि 36 में 9 तो है ही, 9 से ऑप्शन डिवाइड कर लो, खत्म हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 को ध्यान से देखेंगे, 66 को ध्यान से देखेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 66 मतलब आज की क्लास का एकदम अंतिम प्रश्न होगा, ये आज की क्लास का एकदम अंतिम प्रश्न होगा ये वाला सवाल, ठीक है भाई। अगर आप इसको कर गए तो मतलब फिर कहानी खत्म, फिर मतलब आपको किसी भी तरह का कोई सवाल मैंने नहीं छोड़ा, ऐसा कोई सवाल नहीं जो आप नहीं कर सकते, ठीक है भाई, ऐसा कोई सवाल नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे। एक चुनाव में 10% ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने पत्र को खाली छोड़ दिया, है ना। केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? इतना सा सवाल पूछ रहा है, ठीक है। देखो ऐसे हम अगर मान ले कि भाई मान लेते हैं कि मेरे जो टोटल मतदाता है वो 100% है, कितने? 100%। इसमें से कह रहा है कि 10% ने अपना मत ही नहीं दिया, तो ये तो है आपके कुल मत। क्या है बच्चा? कुल मत। इसमें से 10% ने नहीं डाला, तो बाकी कितनों ने डाला होगा? 90% मतदाताओं ने मत डाले, ठीक है। तो ये मत डाले गए हैं, डाले गए मत भी लिख सकते हैं। फिर कैसे कह रहा है? और 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। देखो ये जो टोटल आपका आ रहा है, इसमें से आप क्या करेंगे? इस 90% में से आप 60 को हटा दीजिए। क्या हटा दीजिए? 60 को। तो फिर ये आपके क्या हो गए? ये वो वाले मत हो गए जो आपके वहां पे एकदम सही है, जिन्होंने खाली छोड़ा वो भी हटा दो, मतलब ये सही मत है, इन्हीं में से हार जीत का फैसला होगा। अब जो विजेता है उसने क्या किया? सूची मत, मतलब मतदाता जो सूची अपनी टोटल जो मतदाता है यहां पे उसका 47% लाया। जो हमारा जीतने वाला उम्मीदवार है, जो विनर है, यहां पे लूजर लिख लीजिए, ये विनर है, तो मतदाता सूची का सीधे सीधे 47% उसको मिल गया। इसका मतलब समझ पा रहे? जैसे मैं कह दूं कि भाई मेरे पूरे गांव में जो है 100 आदमी रहते हैं, उन 100 में से 47 आदमियों ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई तुम्हारे साथ है, और उन्होंने 47 ने सीधे वोट इसको दे दी। बाकी जो चक्कर हो रहे हैं उसको बाकी हम अपना अलग तरह से देखेंगे। अब इसको ये तो पता है कि भाई 47 तो मुझे सीधे ही मिल गए हैं, मतलब मेरे मत तो टोटल 47 है, ठीक है। इसे 47% लिखेंगे, तो इसका 47% आया आपका। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो 90% माइनस 60, अगर इसमें से 47% इसको मिल गए तो इसको कितने मिले होंगे आप ही बताओ। 90 में से 47 घटा दीजिए तो बच्चा आपका कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 43%। और ये मत किसको मिले होंगे? अगर इन 43% में से 60 घटा दूं तो ये मिले होंगे हारने वाले को। किसको मिले होंगे? हारने वाले को। अब देखो वो हारा कितने से है या कितने से वो जीता, तो 308 मत से वो जीत गया। जीतने वाला कितने से जीत गया? 308। तो इन दोनों का अंतर, ले भाई ये भी ठीक है, नहीं ये ज्यादा सही था। तो 43% माइनस में 60, अगर इन दोनों के अंतर की बात करें तो किसके बराबर होगा? इन दोनों का अंतर होगा 308 के बराबर। भाई इससे ये जो जीता है वो 308 से जीता, तो 47% में से 43% गए, कितना आएगा भाई? 4%। और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 60, तो 4% मतलब किसके? इसमें से 60 घटा दीजिए तो ये आ गया 8, यानी कि 248। तो आज से क्या पूछ रहा है
सूची में मतदाताओं की संख्या बता दीजिए। तो कितने मतदाता थे टोटल? तो बच्चा आप ही बताओ, 4% का मतलब इतना, तो 1% का मतलब कितना? 4 छिके 24, 4 दूनी 8, और 100% थे हमारे टोटल मतदाता। तो 100 का मतलब 2 0 चिपका दीजिए। मतलब सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए था? बिल्कुल सही, 6200 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 6200 क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा 6200। और ये आपका 308 था ही, आंसर होगा। तो मतलब ये आखिरी क्वेश्चन था, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। सर 2 का क्या होगा? कौन सा 2 बताइए? 2 का मतलब, अरे यार उत्तरी, अरे रुक जा बाबा, ये 2 मतदाता हैं, मतलब एक मतदाता, ये जो मतलब वहां पे उम्मीदवार, सॉरी माफ करिएगा, 2 उम्मीदवार है। अब कौन सा 2 है? तो एक 2 तो मुझे यही दिख रहा है, बाकी कोई 2 ना है इसमें। तो मतलब इसको समझ लेना आप। तो परसेंटेज आप अपना खत्म कर दिया हमने। परसेंटेज में इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई इस तरह के और कोई क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अगर कोई क्वेश्चन बना तो मतलब टाइप तो यही होते हैं, इससे ज्यादा कोई टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बाकी कल हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे एकदम नए मतलब एनर्जी के साथ में। और फिर रात वाले सेशन में हम लोग आज फिर वही 40 क्वेश्चन का मॉडल पेपर, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका स्कोर भी काफी अच्छा बन रहा है अब जा, मैंने देखा कल वाला काफी स्कोर आपने किया है। तो आज का सेशन भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। कुछ डीआई के बेहतरीन क्वेश्चन मैंने उसमें डाल दिए। तो आप रात वाले सेशन में टाइम से आ जाना 10 बजे, ठीक है। अभी इसके बाद 6 बजे विवेक सर की मूल विधि की क्लास होने वाली है, और फिर रात को 8 बजे हिंदी की क्लास होती है 9 बजे तक। फिर 9 बजे से यूपी जी के आपकी रहती है, और 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मेरी क्लास में चलेगी, ठीक है भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं कल प्रॉफिट एंड लॉस वाली क्लास में, और आज रात वाली क्लास में। जाने से पहले सभी सेशन को लाइक शेयर करके जाना। बाय, टेक केयर, लव यू।